नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट लॉयल विंगमैन प्रोग्राम को लेके है, जिसे अभी एचएएल की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। आगे चल के इनको इंडियन एयरफोर्स के एमका और तेजस MK2 के साथ साथ तेजस MK1 जैसे एयरक्राफ्ट के साथ मिलाकर ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है। और जैसे कि पहले बताया गया था, इनको एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अटैक करने के लिए भी डिजाइन किया जाने वाला है। प्राइमरीली इनमें एक शॉर्ट रेंज की हीट सीकर मिसाइल को इनकी प्राइमरी एयर टू एयर मिसाइल के तौर पर इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया था और इसमें मेनली एसराम मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया था, जिनको अभी लोकली भारत में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। लेकिन अभी प्लान में कुछ बदलाव करने का फैसला किया जा रहा है, क्योंकि ये मिसाइल साइज में थोड़ा बड़ा है, जिनको मेनली एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने के लिए डेवलप किया गया। तो इनको लॉयल विंगमैन जैसे ड्रोन में इस्तेमाल करने में थोड़े परेशानी सामने आ सकती है और ऐसा करने पर ड्रोन कम मिसाइल को कैरी कर सकेगा। डीआरडीओ की तरफ से इस नई प्रॉब्लम से निपटने के लिए दो नए डेवलपमेंट पाथ पर काम करना शुरू किया जा रहा है। पहला ऑप्शन ये कि इंडियन आर्मी के लिए जो इनफिड होमिंग मैनपैड यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, उसे लॉयल विंगमैन इस्तेमाल करने के लिए मॉडिफाई कर दिया जाएगा। ये एक इमीडिएट सोल्यूशन होगा, जिससे हम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से भी फायदा उठा सकेंगे और ये एसराम मिसाइल के मुकाबले हमको काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ने वाला है। दूसरा और ज़्यादा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये होगा कि हमें एक न्यू जनरेशन की मिनी एयर टू एयर मिसाइल को डेवलप करना पड़ेगा। इन मिसाइल में छोटे साइज की एक्सप्लोजिव वॉरेट और डुअल सीकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जो कि बेहतर ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करने के साथ साथ इसकी यूनिट कॉस्ट को काफ़ी कम कर देगी। इससे ना सिर्फ प्रोडक्शन फास्ट होगा, बल्कि ये मिसाइल लो कॉस्ट थ्रेट को टारगेट करने के लिए परफेक्ट रहेंगे, जैसे कि दुश्मन की ड्रोन्स और लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स को टारगेट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव वेपन होगा और इंटरसेप्शन की ओवरऑल कॉस्ट को यहाँ पे कम किया जा सकेगा। और साइज में छोटे होने की वजह से इसको हम ज़्यादा मात्रा में हमारे लॉयल विंगमैन जैसे किसी भी ड्रोन में कैरी कर पाएंगे। अगला अपडेट एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को लेके है। आजकल की किसी भी मॉडर्न बैटल में टैंक्स में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम होना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि वर्तमान टैंक्स के लिए खतरा काफ़ी हद तक इंक्रीज हो चुका है, जिसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लेके FPV ड्रोन सबसे बड़े प्रॉब्लम में से एक दो प्रॉब्लम है, जिस वजह से अभी डीआरडीओ की तरफ से हमारे फ्यूचर टैंक्स में इस्तेमाल करने के लिए एक नई एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को डेवलप करने के साथ साथ एक ड्रोन काउंटर मेजर सिस्टम को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। उन दोनों को एक ही सिस्टम में इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है। अगर हम एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की बात करेंगे तो ये एक क्रूशियल डिफेंसिव सूट होता है, जो किसी भी इनकमिंग थ्रेट को डिटेक्ट, ट्रैक और इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि किसी भी इनकमिंग प्रोजेक्टाइल को टैंक में टकराने से रोका जा सके। पहले सिस्टम मेनली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, टैंक राउंड्स और दूसरे इन्फेंट्री एंटी आर्मो वेपन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए डेवलप किया गया और उनको न्यूट्रलाइज करने पर काम कर रहा था। लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद ये बात समझ में आई है कि आर्मर्ड व्हीकल के लिए, टैंक्स के लिए ड्रोन्स भी काफ़ी खतरनाक बन चुके हैं, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के मुकाबले सस्ते होने के साथ साथ ज़्यादा इफेक्टिव भी साबित हो रहे हैं। एग्जिस्टिंग एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम हाई वेलोसिटी थ्रेट जैसे कि मिसाइल्स को तो काउंटर करने के लिए डिजाइन किया गया, लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी के रैपिड डेवलपमेंट और स्पेशली स्वार्म ड्रोन और FPV आर्म ड्रोन का सामना करने के लिए इनको डिजाइन नहीं किया गया, जिस वजह से इसके लिए नए फंक्शनैलिटीज को एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़रूरी बन गया है। FPV ड्रोन्स मिसाइल के कंपैरिजन में काफ़ी मैन्यूवरेबल होते हैं, जिनको काउंटर करना एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए एक नया चैलेंज बन गया है। इनको डिटेक्ट, ट्रैक और इंटरसेप्ट करने के लिए ज़्यादा फास्ट कैपेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है और इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन की भी ज़रूरत है। इनको काउंटर करने के लिए एग्जिस्टिंग एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की जो सेंसर्स है, इनको मॉडिफाई करना भी पड़ सकता है, ताकि ये छोटे ड्रोन को इफेक्टिवली डिटेक्ट कर सके, क्योंकि ड्रोन ट्रेडिशनल मिसाइल के मुकाबले काफ़ी अलग होते हैं और एडवांस ड्रोन डिफेंस सिस्टम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI का भी इंटीग्रेशन करना काफ़ी ज़रूरी हो सकता है, जो फास्ट मूविंग ड्रोन्स के अगेंस्ट में प्रिसाइज काउंटर मेजर सिस्टम को लॉन्च करने में और रियल टाइम डिसीजन लेने में हमको मदद कर पाएगा। डीआरडीओ की तरफ से अभी अपनी एग्जिस्टिंग एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को ट्रेडिशनल सेंसर और AI पावर सॉफ्टवेयर के साथ मॉडिफाई करने की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जा रहा है, ताकि ड्रोन थ्रेट के अगेंस्ट में इसका इफेक्टिवनेस को और भी बेहतर बनाया जा सके। हालांकि इसकी इनिशियल वर्जन में ये सिर्फ एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम ही होने वाला है, जिसमें काफ़ी सारे फंक्शनलिटीज़ नहीं होंगे, लेकिन फ्यूचर वेरिएंट में ये सिस्टम जरूर इंटीग्रेट होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो ड्रोन्स को भी न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होने वाला है।
ड्रोन थ्रेट को काउंटर करने वाला एक्टिव प्रोडक्शन सिस्टम डेवलप करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम होने वाला है, और अगर DRDO सक्सेसफुली ऐसी एक्टिव प्रोडक्शन सिस्टम को डेवलप कर लेता है या कोई एग्जिस्टिंग एक्टिव प्रोडक्शन सिस्टम को ड्रोन को डिफेंड करने के लिए मॉडिफाई कर लेता है, तो इंडियन टैंक्स को एक कम्प्रिहेंसिव डिफेंसिव सूट मिल जाएगा जो मॉडर्न बैटलफील्ड की हर तरीके की थ्रेट को काउंटर करने में सक्षम होने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है, और अभी इंडियन आर्मी की तरफ से कुछ वेपनाइज्ड ड्रोन डॉग या रोबोटिक डॉग्स को अपनी सर्विस में शामिल करने का फैसला किया जा रहा है। इंडियन आर्मी ने पहले से एक रोबोटिक डॉग टीम को अपने सर्विस में शामिल कर लिया, और अभी इन रोबोटिक डॉग को मशीन गन्स और RPG के साथ इक्विप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे ये दिखता है कि आर्मी रोबोटिक प्लेटफॉर्म को मिलिट्री ऑपरेशन में इस्तेमाल करने में काफ़ी इंटरेस्टेड है। अभी आर्मी का फोकस इन कैपेबिलिटीज को ड्रोन थ्रेट के अगेंस्ट में इफेक्टिवली इस्तेमाल करना है। रोबोट डॉग्स के लिए की एडवांटेजेस ये होता है कि ये चैलेंजिंग टेरेन में संकरे रास्ते में आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, जहां पर ह्यूमन सोल्जर्स का पहुंचना काफी मुश्किल होता है, ये वहां पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। इनकी एजिलिटी और इनकी स्पीड जो है वो ड्रोन के अगेंस्ट में काफी इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, और इनको ऑपरेट करने से कैजुअलिटी का खतरा भी नहीं रहने वाला है। इस वजह से इनको इनकमिंग ड्रोन्स को डिटेक्ट और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल करने में एक आइडियल वेपन बन जाएगा, जिस वजह से अभी ऐसे रोबोटिक डॉग्स को बनाने का प्लान किया जा रहा है जिसमें थर्मल और इन्फ्रारेड सेंसर का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसमें असॉल्ट राइफल जैसी प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करने का भी प्लानिंग किया जा रहा है, और इसमें ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के बाद उनको ट्रैक और उनको न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली। अगर ये सभी सिस्टम सही तरीके से इन रोबोटिक डॉग में इंटीग्रेट किया जा सकेगा तो ये ड्रोन डिफेंस के लिए एक आइडियल वेपन आगे चल के साबित होने की उम्मीद किया जा रहा है। इसके अलावा ये रोबोटिक डॉग्स जो प्राइमरली काउंटर ड्रोन ऑपरेशन के लिए डिजाइन किए जाने वाले हैं, उनको बाकी अलग ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, तो उन्हें दूसरे टारगेट के अगेंस्ट में भी हम लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये मिलिट्री के लिए काफ़ी मिशन में काम आ सकता है। अगला अपडेट DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के एक प्रोजेक्ट को लेके, जो अभी तापस UAV में एडवांस रडार सिस्टम को इंटीग्रेट करने पर काम कर रहे हैं। ये रडार सिस्टम्स मल्टी पैरामीटर फेज्ड एरे रडार और सिंथेटिक एपर्चर रडार सिस्टम है जो इंडियन नेवी की सर्वेलेंस नीड्स को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। ये डेवलपमेंट करना तब शुरू किया गया जब इंडियन नेवी की तरफ से 10 तापस UAVs को अपने सर्विस में शामिल करने का फैसला किया गया था, ताकि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट अंडमान और निकोबार आइलैंड के पास इनको मैरिटाइम सर्वेलेंस रोल में इस्तेमाल किया जा सके। इंडियन नेवी का तापस UAV में इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज सबमरीन और वॉरशिप कई बार देखा जा चुका है, और ये एक बहुत ही बड़ी कंसर्न अभी बन चुकी है। तापस की लॉन्ग एंड्योरेंस कैपेबिलिटीज के साथ अगर मल्टी पैरामीटर फेज्ड एरे रडार और सिंथेटिक एपर्चर रडार सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाता है तो ये बहुत ही आसानी से इंडिया की मैरिटाइम बॉर्डर को मॉनिटर या फिर सर्वेलेंस करने में सक्षम होने वाले हैं। मल्टी पैरामीटर बेस्ड फेज एरे रडार या MPR रडार की बात करें तो एक सोफिस्टिकेटेड रडार सिस्टम है जो मल्टीपल सर्वेलेंस फंक्शंस को एक साथ परफॉर्म कर सकता है। ट्रेडिशनल रडार्स के ऑपोजिट जिसमें फिक्स्ड बीम होता है, MPR रडार में इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज रेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिससे बिना इसके रडार के एंटीना को फिजिकली मूव किए अलग अलग स्कैनिंग मोड में स्विच किया जा सकता है। ये नेवल सर्वेलेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, जो बिजी मैरिटाइम एनवायरनमेंट्स में वेसल्स की मूवमेंट को रियल टाइम में मॉनिटर करने के लिए काफ़ी काम आता है। फेस डायरेक्ट कैपेबिलिटी की वजह से वो लार्ज ओशनिक एरियाज को क्विकली स्कैन कर सकता है, जो चाइनीज वॉरशिप्स और सबमरीन जैसा थ्रेट को जल्दी डिटेक्ट करने में मदद करने वाला है। इसके अलावा ये रडार हर तरीके की वेदर कंडीशन में ऑपरेट कर सकता है। बाकी सिंथेटिक एपर्चर रडार सिस्टम को पहले से ही तापस UAV में इंटीग्रेट करने की प्लानिंग की गई थी, जो बेसिकली किसी भी तरह के ग्राउंड या सी बेस्ड टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये दोनों साथ मिलकर तापस UAV को बेहतरीन मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं। और अगर इनको अंडमान में डिप्लॉय किया जाता है तो ये आने वाले समय में चाइनीज सबमरीन और शिप को डिटेक्ट और ट्रैक करने में इंडियन नेवी की एक मेजर वेपन बनने वाले, या खास करके हमारी एंटी सबमरीन वॉरफेयर प्लेटफॉर्म में ये एक मेजर वेपन साबित होने वाले हैं। अगला अपडेट इंडिया की प्रेस्टिजियस फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम को लेकर है, जिसमें रशिया की तरफ से अभी अपनी BMP-3 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को भारत को ऑफर करने की प्लानिंग किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट इंडियन आर्मी के पुराने सोवियत ओरिजिन BMP-2 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए इनिशिएट किया गया है, जो कि 1980s के दौर से इंडियन आर्मी की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट के बैकबोन रहे हैं। FICV प्रोग्राम को इस वजह से शुरू किया गया था ताकि पुराने BMP-2 को रिटायर किया जा सके, जो कि अपनी ऑपरेशनल लाइफ को कब
से खत्म कर चुके हैं। इन BMP-2 व्हीकल को अभी मेनली भारत की तरफ से अपनी नॉर्दर्न बॉर्डर के आसपास हेवीली डिप्लॉय किया गया, जहां पर चाइना के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। लेकिन BMP-2 में कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि ज़्यादातर BMP-2 व्हीकल जो कि काफ़ी पुराने हैं उनमें नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी मौजूद नहीं, लेकिन रिसेंटली कुछ BMP-2 व्हीकल को नाइट फाइटिंग ऑपरेशन के लिए मॉडिफाई कर दिया गया था। इसके अलावा मोस्टली जो पुराने ओरिजिन के BMP-2 व्हीकल है इसमें मॉडर्न सेंसर्स की कमी है और किसी भी BMP-2 व्हीकल में एंटी ड्रोन सिस्टम मौजूद नहीं है, जिस वजह से ये मॉडर्न बैटल में एक ईजी टारगेट बन जाएंगे, जिस वजह से अभी इनको फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट से रिप्लेस करने का फैसला किया गया था। FICV को एक मॉड्यूलर और अपग्रेडेबल प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन करने का प्लान किया जा रहा है, जो फ्यूचर एनहांसमेंट को आसानी से अडॉप्ट कर पाएगा। आर्मी के RFI के मुताबिक इन व्हीकल में एडवांस कैपेबिलिटी जैसे कि एम्फीबियस ऑपरेशन कैपेबिलिटी, लेजर वार्निंग सिस्टम, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और अनमैन्ड वेपन टरेट होना काफ़ी ज़रूरी है। इसके आर्मामेंट सूट में 30 mm की ऑटोमेटिक कैनन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर्स और 12.7 mm स्टैंडर्ड की रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन होना काफ़ी ज़रूरी है। और ये व्हीकल हाईली मोबाइल होने के साथ साथ 11 पर्सनल को कैरी करने में सक्षम होना चाहिए। रशियन BMP-3 व्हीकल की बात करें तो ये एक ट्रैक्ड और एम्फीबियस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जो इंडियन आर्मी की FICV रिक्वायरमेंट को काफ़ी हद तक मीट कर सकता है। BMP-3, BMP-1 और BMP-2 जैसे व्हीकल का सक्सेसर और इनको 90s में सर्विस में एंटर करना स्टार्ट किया गया था। रशिया का BMP-3 एक बैटल टेस्टेड प्लेटफॉर्म है जिसमें सिग्निफिकेंट फायर पावर और एम्फीबियस कैपेबिलिटी मौजूद है। BMP-3 का आर्मामेंट सूट एक 100 mm की कैनन मिसाइल लॉन्चर के साथ आती है। इसके अलावा इसमें 30 mm की ऑटोमेटिक कैनन और 7.62 mm की मशीन गन को इंटीग्रेट किया जा सकता है। इस व्हीकल की फायर कंट्रोल सिस्टम और साइटिंग टेक्नोलॉजी डे नाइट कंडीशन में ऑपरेट कर सकता है, जो कि वर्तमान के हमारे BMP-2 में मौजूद नहीं है और इस वजह से इनको किसी भी तरह के वेदर कंडीशन में और डे नाइट कंडीशन में ऑपरेट किया जा सकता है और मूविंग स्टेट में भी ये व्हीकल जो है वो एम करके फायरिंग कर सकते हैं। साथ ही इसमें AST-B जैसे ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम को भी फिट किया जा सकता है, जो इसकी टारगेटिंग एफिशिएंसी को काफ़ी हद तक इन्हांस कर सकता है। लेकिन फिर भी अभी FICV टेंडर में कंपटीशन काफ़ी टफ होने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसमें किसको सिलेक्ट किया जाएगा ये अभी से बताना लगभग असंभव होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।